हम बोलते हैं ना फिल्म्स में डिपार्टमेंट होते हैं कि ये लाइटिंग डिपार्टमेंट है, ये लाइट डिजाइनर्स हैं, ये प्रोडक्शन डिजाइनर्स हैं, ये राइटर्स हैं, ये एडिटर्स हैं। पर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ऐसा होता होगा। होता है लाइट डिपार्टमेंटल डिवीजन होता है। हाँ होता है, बट एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं। हाँ, जैसे अगर ये वाटर टाइट नहीं लग रहा मुझे। नहीं, एकदम टाइट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो लाइट वाले का तो दूसरा उसका काम नहीं करेगा। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर उसको लगता है कि उसको उसकी मदद की जरूरत है तो पहले खड़ा होगा। आपको मैं बताऊं, मैं एक्टर हूं, इतने सालों से काम, मैं ट्रॉली चला सकता हूं, मैं क्रेन चला सकता हूं, मैं कैमरा चला सकता हूं, मैं लाइट भी दे सकता हूं, मैं रिफ्लेक्टर भी दे सकता हूं। आप मुझे बताइए क्या काम मैं कर लूंगा। मैं एडिट भी कर लूंगा, समय आएगा तो फाइट भी कंपोज कर लूंगा। क्योंकि मैंने सीखा किन से है, मैंने लाइट मैन से सीखा है कि लाइट कैसे लेनी चाहिए, कैसे नहीं कटनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने सिखाया कि मार्क कैसे लेते हैं। इन छोटे छोटे टेक्नीशियंस ने हमको एक्टिंग सिखाया। एक बार मैं एक फाइट सीन कर रहा था तो एक स्पॉट बॉय था हमारा, वो मेरे पास आया पानी लेके। सर एक काम करिएगा। मैं बोला क्या? अभी मारे ना, उसके बाद ऐसा हाथ झड़ा देना। और ठीक है तू जा। मैंने फाइट किया, बस आखिरी में ऐसा क्या इम्पैक्ट चेंज हो गया। कौन सी पिक्चर है सर? माया दे दे माया ले ले। अच्छा, यानी आप देखिए कि स्पॉट बॉय आया, उसने मुझे एक टिप दिया और वो पूरे फाइट का क्लाइमैक्स ही चेंज हो गया। यानी कैसे देखो सबको साफ कर दिया, ये एस्टैब्लिश हो गया सिर्फ हाथ जड़ाने से। तो आप अगर खुले हैं, अगर आप किसी से कोई चीज सीखने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है जिसको आपने बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा है, वो आदमी भी आपको कोई खूबसूरत बात सिखा के चला जाए। इसलिए सीखने के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। सर ये आपने आई थिंक मोर छाया भुइयां के समय से देखा होगा आपने कि जब एक सिनेमा ग्रो करता है, ट्रांसपोर्टर्स जब लोगों को गांव से शहर लाते हैं पिक्चर दिखाने, तो सिर्फ एक सिनेमा हॉल ग्रो नहीं करता, सिर्फ कलाकार ग्रो नहीं करते, उनके आसपास की पूरी जो मिनी इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है वो ग्रो करती है साथ में मिलके। बिल्कुल। तो ये आपने अभी भी आप राज्य में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग ये देख रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब छैया भुइयां हमारी पहली फिल्म, जो मेरी पहली फिल्म थी, लगी थी, तो लोग बैलगाड़ी से आते थे, ट्रैक्टर से आते थे, वहीं सिनेमा हॉल के बाहर खाना बनाते थे, फिर फिल्म देखने जाते थे। पहली फिल्म की अगर पहले शो की अगर टिकट नहीं मिल पाई तो दूसरे शो में जाते थे। इस तरह का माहौल था। इसमें वो मूंगफली बेचने वाला, वो साइकिल स्टैंड वाला, वो गेट कीपर, वो सिनेमा थिएटर का ऑपरेटर, उसका एग्जीबिटर, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारे एजेंट्स, वो सारे कलाकार, वो सारे टेक्नीशियंस, इन सबको काम मिलता है। एक सिनेमा जो है बहुत सारे लोगों का घर भरने का काम करता है, बहुत सारे लोगों के घर चलाने का काम करता है, इसीलिए इसे इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि दिखाई देने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा न दिखाई देने वालों के लिए हेल्पफुल होता है सिनेमा। तो सिनेमा में ये चीज़ पहले भी था और आज भी है। आज ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, वो फिल्म को प्रमोट करते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जुड़े हैं उस फिल्म से। बहुत तरह की पब्लिसिटी होती है। एक रिक्शा वाला घूम के बताता है कि ये फिल्म लगी है, उसकी भी रोजी रोटी उससे जुड़ी है। एक फ्लैक्स वाला होता है जो फ्लैक्स लगाता है, पोस्टर लगाता है, इन सब की रोजी रोटी इन चीज़ों से जुड़ी है। एक डिज़ाइनर होता है जो डिज़ाइन करता है। तो इसमें आप गिन नहीं पाएंगे इतने सारे लोग एक सिनेमा से जिनका घर चलता है या उनको आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है। सर ये बहुत मज़ेदार बात कही आपने और काफ़ी मेरे दिल को भी छुई। इसमें मुझे एक चीज़ सर, जो आप जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं मोर छाया भुइयां की, सर आपका जो चेहरा है वो एसोसिएटेड है मोर छाया भुइयां से। हम कहीं ना कहीं सतीश जैन जी को भी जानते हैं, पर उनकी भी बात कंपैरेटिवली हम कम करते हैं। सर व्हाट डू यू फील कि इन पिक्चरों में जिनमें आपने काम किया है, आपके विमेन कॉलीग्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, और हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ अपने आप में पिक्चर को ही थिएटर मिलना बड़ी बात है। तो हाउ डू यू सी दिस इंटायर इकोसिस्टम गोइंग ऑन, जिससे ये क्रेडिट का पूरा काम चलता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जनता की समझ पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो लोग, मैं उनको बहुत मासूम समझता हूँ जी। असल में सबसे ज़्यादा समझदार जनता है। जनता को पता है कि उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है, किसकी फिल्म देखनी है, कब देखनी है, ये जनता को पता है जी। आप किसी फिल्म के देखिए, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती है लेकिन वो फिल्म वैसी नहीं चल पाती। लेकिन कोई एक फिल्म होती है जो आती है और लोग देखते हैं, तो लोगों का भरोसा होता है। तो चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो,
जनता जानती कि किस फिल्म को देखना है और वो उस फिल्म को देखने जाती है और हमारी फिल्में वैसी बिजनेस करती हैं। अब आप देखें कि हाँ, ये इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि जो आर्टिस्ट हैं जिनको लोग पसंद करते हैं या जो डायरेक्टर जिनको लोग पसंद करते हैं, उनकी फिल्में जब भी आती है अच्छी ओपनिंग लगती है और अच्छा बिजनेस होता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि लोग ये ध्यान नहीं देते कि कौन डायरेक्टर है, लोग ध्यान देते हैं कि कौन डायरेक्टर है। अच्छा, आज आप बोलिए राजा मौली साहब की कोई फिल्म आए तो लोग गंभीरता से लेते हैं। बहुत सही बात है सर। तो ऐसा नहीं है, स्टार कास्ट क्या है बहुत मैटर नहीं करता है। कई बार आप देखेंगे कि आज यहाँ का भी सिनेमा, दक्षिण का सिनेमा आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जबकि सबको पता है ये डब्ड फिल्में हैं, साउथ के आर्टिस्ट हैं जिनको नॉर्थ वाले नहीं भी जानते हैं, फिर भी उनकी फिल्में देखते हैं क्योंकि उस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है या जिस डायरेक्टर ने अपना नाम कमाया तो उनका गुडविल काम करता है। सर आई थिंक बहुत सही बात है, बिकॉज हम मोर चाहिए भैया की बात करते हैं, लेकिन अभी ये फ्रेंचाइजी चौथे सीक्वल पे पहुंच गई है जी, और लोग देख रहे हैं और बड़े मजे से, चाव से देखते हैं बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज उन्हें अपने घर की याद दिलाती है। ये जब हम छत्तीसगढ़ में हम जब अपने घर की बात करते हैं, ये कितना जो है सही रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। क्योंकि मैं एक चीज ये सोचती हूँ, अभी आपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करी जो कि जनता हमारी बनती है। अब इसमें मैं ये सोच रही हूँ कि नागपुर में बैठे एक माइग्रेंट की भी मैं कहानी सोच लूँ, या फिर कोई अगर एक लड़का है वो गांव से शहर ट्रैवल कर रहा है पिक्चर देखने, शायद आज भी करते होंगे लोग, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि शायद मोबाइल पे देख रहा है, क्योंकि हमारी पिक्चरें यूट्यूब पे भी रिलीज होती हैं। इन तीनों को आपको क्या लगता है, ये तीनों अलग अलग चीजें क्या ले रहे हैं इस पिक्चर से? देखिए, यहाँ बात है सुविधा की कि किन के पास वो थिएटर अवेलेबल है, कौन पहले उस फिल्म को देख पा रहा है, कौन किस मीडियम से देख रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस अपनत्व के भाव को ढूंढ रहा है, उस छत्तीसगढ़ियापन के भाव को ढूंढ रहा है। जो अपनापन देखना चाह रहा है तो वो चाहे सिनेमा हॉल में जाके लाइन लग के ले, चाहे वो कहीं से ट्रैवल करके आए और देखे, या चाहे वो अपने मोबाइल फोन पे देखे। वो अपनी चीजों से, अपने संस्कार, अपने परंपराओं, अपने गीत संगीत, अपने रीति रिवाजों से जुड़ना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये है। और ये कहीं ना कहीं इंसान जो है ढूंढ रहा है। जैसे आज हिंदी फिल्में इंग्लिश हो गई हैं, सही। और आप अगर देखें कि भाई जो ओरिजिनल सिनेमा है उसका मुकाबला बड़ी बड़ी फिल्मों से है जिनकी करोड़ों, कई सौ करोड़ का बजट होता है। हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? क्यों हमारी फिल्म देखें? वाई? उसका सबसे बड़ा कारण है अपनापन। जो अपनापन हमारी फिल्मों में होता है, अपने लैंग्वेज की, अपनी बोली की फिल्मों में होता है, वो अपनापन कोई दूसरा कैसे दे सकता है? हमारी माँ तो हमारी ही माँ होती है ना, चाहे वो गोरी हो या काली हो, छोटी हो मोटी हो, जो भी हो, माँ है वो। उसके लिए हमारे मन में आदर का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है। और हम लोग पॉपुलेशन में भले कम हैं, हमारा बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, लेकिन है तो छत्तीसगढ़ के प्रति, अपने छत्तीसगढ़ महतारी के लिए प्रेम, वो प्रेम लोगों के मन में होता है। सर इसमें मुझे एक सवाल ये आ रहा है कि बॉलीवुड भी कई बार ही रीजनल बनाने की कोशिश करता है। आपने कभी कुछ ऐसा देखा, जब आप अपनेपन की बात कर रहे हैं, आपने कभी कुछ ऐसा देखा कि कोशिश की गई अपनापन लाने की लेकिन हो नहीं पाया? थोड़ा आपको लगा कि ये उतना जमीन से जुड़ी हुई बात नहीं थी, हम वेदर पकड़ते हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जो जी रहा है, जिसने उस जीवन को जिया है, जिसने वो देखा है, तो जीने और सीखने में फर्क होता है। अगर आप सीख के कर रहे हैं किसी चीज को और अगर आप जी के कर रहे हैं किसी चीज को, तो दोनों में अंतर दिखाई देगा और वहीं पर असर का अंतर हो जाता है। कि कोई छत्तीसगढ़ी बचपन से कोई बोल रहा हो तो उसकी छत्तीसगढ़ी, और अगर कोई सीख के बोल रहा हो उसकी छत्तीसगढ़ी में अंतर आपको दिखाई देगा। तो वहीं पे उस असर का फर्क भी आ जाता है। और आप देखिए, ओलंपिक में 3 लोग दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, एक को सोना मिलता है, एक को चांदी, एक को ब्रॉन्ज, और बाकी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तीनों में जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? सेकंड का कोई एक छोटा सा हिस्सा ही अंतर होता है। तो फिर एक को सोना, दूसरे को चांदी क्यों? बिकॉज उसने इन लोगों से ज्यादा मेहनत की है। वैसे ही जो एक
बचपन से कोई लैंग्वेज बोलने वाला है तो उसके अंदर वो बात जो होती है, अपनीयत जो होती है, वो उस अंदर में होती है उसके, तो उसका असर ज़्यादा होता है। सर जैसे हमने एक पिक्चर जो देखी है माया दे दे माया ले, ये लोकयुक्ति जैसी लगती है, ये पहले से आप विचार करते हैं कि टाइटल ऐसे रखने हैं या फिर ये बनते बनते बन जाता है? ऐसे बनते बनते बन जाता है कि क्या नाम रहना चाहिए फिल्म का, माया दे दे माया ले ले, हाँ अच्छा है ये, जैसे महू दीवाना तहू दीवानी, या फिर अभी एक और हमने मार डारे मयामा जी, तो माया दे दे मयारू। तो इस तरह से जो हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो कोई अच्छा टाइटल जैसे ढूंढते हैं। अभी जैसे मैंने सुहाग एक फिल्म की थी तो वो तो बहुत उस विषय पे था इसलिए ऐसा था। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिनके टाइटल इसी तरह से बनते हैं, या फिर हम लोग अचानक कुछ दिमाग में आता और फट से वो फिल्म के टाइटल बन जाते हैं। तो ये आपस में आपकी बोलचाल के ही शब्द हैं जी। ये मुझे बहुत मजेदार लगा क्योंकि आप सिंगर भी हैं, आप एक्टर भी हैं जी। और जब मैं ये माया की बात करूं, अगर मैं ये माया शब्द लूं, आपके टाइटल से बार बार आता है, एज एन एक्टर एंड एज अ सिंगर, व्हाट डू यू थिंक? मैं सही, मेरी सोच सही जा रही है कि ये पहले मेरे दिमाग में गाने की तरह आता है, प्लॉट शायद मैं भूल जाऊंगी, गाना याद रह जाएगा मुझे। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो संगीत है ना वो अनटच्ड म्यूजिक है। छत्तीसगढ़ के म्यूजिक को बाहरी दुनिया ने कम जाना है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के आने के बाद वो अवेलेबल हुआ लोगों के लिए। अगर हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा के आने से पहले अगर रिकॉर्डेड या कैसेट्स की बात करें तो गिने चुने कैसेट्स थे या एलपी रिकॉर्ड्स थे, तो छत्तीसगढ़ का म्यूजिक ही ज्यादा अवेलेबल नहीं था। अब सिनेमा के आने के बाद वो म्यूजिक अवेलेबल हुआ है, तब लोगों ने छत्तीसगढ़ के म्यूजिक का आनंद लिया है और उनको समझ में आया कि इस तरह का है। तो छत्तीसगढ़ में जब भी आप रीजनल फिल्म की बात करेंगे तो रीजन की बात होती है। रीजन की पहचान किस चीज से होती है? वहां के बोलचाल, वहां के संगीत, वहां के खान पान, वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपराएं, वहां के संस्कार। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जब तक ये बातें नहीं दिखेंगी तो उसका असर नहीं होगा, और असर को बहुत असरदार बनाने का सबसे बड़ा माध्यम संगीत है। और छत्तीसगढ़ में संगीत में जो वैरायटी है, जो वेरिएशन है, बहुत बहुत बड़ा वेरिएशन है छत्तीसगढ़ी संगीत में, वो जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो वो आपको जल्दी टच करता है। आप किसी सीन को समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए जब गा के आप समझाते हैं या संगीत के माध्यम से समझाते हैं तो लोग जल्दी समझते हैं। तो वही बात है, जब आप माया की बात कर रही हैं तो म्यूजिक पहले याद आता है, फिर फिल्म की स्टोरी बाद में याद आती है। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब होता है प्यार, माया का मतलब होता है प्रेम, माया का मतलब होता है ममता, माया का मतलब होता है स्नेह, माया का मतलब होता है वो जो लाड़ प्यार जिसे कहते हैं, वो सारी बातों के लिए एक वर्ड यूज होता है, माया। मेरी एक फिल्म आई अभी सुहाग, उसमें बहुत कमाल का डायलॉग था कि छत्तीसगढ़िया मन के प्यार ना माया होते, ढाई आखर के नहीं दू आखर के होते, एमा आधा अधूरा कुछ नहीं होए, सब पूरा पूरा होता है। सब कम हो गया ना, 2.5 से 2। लेकिन इसमें आधा अधूरा कुछ नहीं होता, सब पूरा पूरा होता है। 2 लेकिन पूरा। हाँ, यस। तो उसमें सीन ऐसा था कि उसमें कहते हैं कि भाई इसमें आधा अधूरा कुछ नहीं है, प्यार जो है ना पूरा पूरा होना चाहिए, और माया में सब पूरा पूरा है, आधा आधा कुछ नहीं है, कहीं कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ ज्यादा या कम नहीं, परफेक्ट है। बिल्कुल, हाँ रेडी। सर इसमें व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माया दैट यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट, और आपने एक शब्द यूज़ किया अभी, अनटच्ड। सर आपका जो म्यूज़िक लेवल है आरूक, यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन रीच है जी। तो जब आप कह रहे हैं कि हम गाने ट्रेस करते थे या हम गाने इस तरीके से हम ढूंढते थे, अब तो शायद काफ़ी अवेलेबल हो गया है यूट्यूब पे आरूग, काफ़ी, मतलब आई थिंक 15 मिलियन 30 मिलियन रीच है उसका। हाँ, रीच तो बहुत है, लेकिन मेरा एक बहुत दिनों से प्रयास था कि छत्तीसगढ़ के ऐसे म्यूजिक को लोगों के सामने लाएं जिसको लोग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो बेशकीमती है। तो मैंने उससे बस धूल की परत हटाई, उसको साफ किया और लोगों के सामने रख दिया। तो आरूक बैंड मैंने बनाया जो हम नेशनली इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम ऐसे गीतों को प्रस्तुत करते हैं जो बहुत पुराने हैं
और उसको लोगों ने सुनना बंद कर दिया था। अब लोग सुनना शुरू कर दिए। जैसे माते रेबे मैंने गाया, माते रेबे अब ऐसा एक भी डीजे नहीं है जहां ना बजता हो, हर डीजे में वो गाना बजता है और है बहुत पुराना गाना जी। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हमने पुराने गाने लाए और जो हमारे पारंपरिक गीत थे उस संगीत को फिर से बचाने का और लोगों के सामने लाने का प्रयास है वो। सर आप जब बड़े हो रहे थे, आपके भी जन्म के पहले पिक्चर आ गई थी, प्रीटी श्योर। सर आपने घर द्वार के गाने सुने थे रेडियो में? मैंने सुना था। एक्चुअली हमारे पिताजी रेडियो सुनने के बहुत शौकीन थे। अच्छा। तो वो रेडियो बहुत सुना करते थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग बचपन से सुने और वो बातें जो अंदर गई हैं वही मेरे करियर में काम आई। मैंने बहुत सुना है रेडियो, मस्तूरिया जी को, कविता वासनिक जी को, इन सब केदार यादव जी को, ऐसे सारे पुराने गायकों को जब सुना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो अंदर हमारे जा रहा था, वो पता नहीं था तब। लेकिन अब जब महसूस करते हैं तो वो सारी चीज़ें अंदर है। अचानक हम कोई गीत गाने लगते हैं और वो याद रहता है हमें, जो कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि शायद ही गाना याद ना हो, लेकिन वो गाने याद होते हैं क्योंकि बचपन से उन चीज़ों को सीखते आए हैं। सर गाने तो हम सुन पाए आकाशवाणी पे, आप पिक्चर देख पाए घर द्वार? घर द्वार मैं देखा था, घर द्वार देखा हूँ मैं, और मैं कहीं देवे संदेश भी देखा। अच्छा। कहीं देवे संदेश अब तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। घर द्वार का भी प्रिंट का प्रॉब्लम था। हाँ। थोड़ा तो इस तरह की समस्याएं आई। 1965 में बनी थी जी कहीं देवे संदेश, और 71 में आई थी घर द्वार जी। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोनों फिल्मों में गाया जी। एग्जैक्टली। सर जब आप बात कर रहे हैं घर द्वार की, मेरी जनरेशन के लिए हमारे लिए बहुत ही कठिन है कि हम ये वाली पिक्चर ढूंढ के देख पाए। मैंने बहुत कोशिश करी जी, थोड़ा कठिन था जी। और जब मिल भी रहा है तो आजकल हमें आदत हो गई सबटाइटल की। देयर आर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, सबका अपना अपना डायलेक्ट है जी। तो सबटाइटल नहीं मिलते, कभी पिक्चर क्लैरिटी नहीं होती जी, बड़ा कठिन हो जाता है पिक्चर ढूंढना। ऐसे केस में जब आपकी खुद की इतनी बचपन की यादें इससे एसोसिएटेड हैं, व्हाट डू यू थिंक कि आज की डेट में आर्काइवल सिस्टम जो होता है वो कितना मैटर करता है, स्पेशली छत्तीसगढ़ी सिनेमा जैसी चीज़ों के लिए? देखिए, पहले लोग इन चीज़ों के लिए बहुत अवेयर नहीं थे, लेकिन वो अवेयरनेस अब आ गई है जी लोगों, और अब मीडियम इतना हो गया। पहले रिसोर्सेज नहीं थे, पहले आपको किसी चीज़ को रखने के लिए पहले नेगेटिव ही रखना पड़ता, पूरा कैन रखना पड़ता, फिल्म की प्रिंट बचा के रखनी पड़ती, पहले फिल्में कन्वर्ट नहीं होती थी। अब वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। अब आने वाले समय में आने वाले जनरेशन को अपनी पुरानी चीज़ों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। एक ज़माना था हम कोई गाना ढूंढने के लिए कैसेट की दुकानों में जाते थे, ये वाला कैसेट है क्या, ये गाना मिलेगा क्या। आज बस आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल करिए, वो गाना आपको मिल जाएगा। तो अब टेक्नोलॉजी जो है बहुत आसान कर दी इन चीज़ों को, और इसी का नतीजा है जो अब हम कई दफे संदेश देख पा रहे हैं जी, या घर द्वार देख पाएंगे। तो ये तो सिर्फ इसी का नतीजा, अब वो दिक्कतें नहीं आएंगी। सर ये थोड़ा मुझे लगता है इसमें एक थोड़ा अलग एंगल भी है। जैसे आपने बोला बहुत इजीली आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, पर क्या ये फिल्म मेकर्स के लिए सही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा अभी भी OTT पे बड़ा मुश्किल से पता चलता है। हमने चित्रोत्पला फिल्म सिटी के बारे में तो सुना, पर OTT का आपको क्या लगता है, OTT का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है या फिर यूट्यूब ही बेहतर माध्यम? देखिए, 2-3 इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी मर नहीं सकती। एक तो फूड इंडस्ट्री, खाने के बगैर लोग रह नहीं सकते, कपड़ों के बगैर लोग रह नहीं सकते, और ये ट्रेंड चेंज होता रहता है ना। और संगीत के बगैर, मनोरंजन के बगैर, एंटरटेनमेंट के बगैर एक ज़माना था, लोग गाते थे, उनको देखने लोग जाते थे, टिकट कटा के जाते थे। एक ज़माना था जब LP रिकॉर्ड में लोग गाते थे, तो जब कैसेट आया तो लगा कि अब म्यूज़िक इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोग कॉपी कर लेंगे। हाँ। उसके बाद जब कैसेट चलने लगे तो फिर CD आई, तो लोग कहने लगे अब एक CD में इतने सारे गाने आते हैं, अब म्यूज़िक इंडस्ट्री का क्या होगा। उसके बाद फिर आपके पेन ड्राइव में आ गया म्यूज़िक। लेकिन फिर भी क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री मरी नहीं, उसने अपने आय का साधन, अपने आय का रास्ता ढूंढ लिया। वो सरवाइव करना जानती है इंडस्ट्रीज। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उसे सरवाइव करना आता है और हर हाल में सरवाइव करेगी।
वो चाहे यूट्यूब से पैसा कमाने की बात हो, OTT में जाने की बात हो, आपको जब मनोरंजन की जरूरत पड़ती है, जिस चीज को आप देखना चाहते हो उसके लिए आप पे करके जाते हैं। कितनी मुश्किल विधा है सिनेमा, सोचिए आप एक बार कि आप 50 से 100 रुपए पार्किंग देते हैं, अपना डीजल पेट्रोल खर्चा करके वहां तक जाते हैं, उसके बाद एक बंद कमरे में आपको एक चेयर में 3 घंटे तक बैठा के रखते हैं, और आपको मालूम है कि वो पॉपकॉर्न 20 रुपए में मिल सकता था लेकिन आप 150 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन उस फिल्म को देखते हैं। वाई? क्योंकि आपको मनोरंजन की आवश्यकता होती है और मनोरंजन के लिए आप ये सब कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो OTT में भी ये फिल्में आ सकती हैं। भविष्य में मुझे लगता है कि कोई OTT होगा जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का बुके भी लेके आएगा। जैसे तेलुगु सिनेमा है या अपना साउथ इंडियन सिनेमा है, ये रीजनल, उसमें आप पुष्पा की बात करें, RRR की बात करें, ये पिक्चर 1000 करोड़ तक चली गई क्योंकि इनको मिला इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अगर सर्च करूं तो मुझे OTT पे अवेलेबल है, मैं इजीली सबटाइटल्स के साथ भी देख सकती हूँ। ये एक बेहतरीन बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री पुशबैक कर रही है, हर भरसक प्रयास कर रही है ग्रो करने का। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलना चाहिए। बच्चे को हमेशा ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि बेटा हल्ले में पढ़ाई हो जाती है। पहले जब हम पहली फिल्म बनाए 2000 में, तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे बॉम्बे पे। म्यूजिक वहीं रिकॉर्ड हुआ, कैमरामैन वहीं से आए, स्पॉट बॉय भी वहीं से आए, ठीक। फिर बाद में माया दे दे माया ले ले बनाए तो हम उड़ीसा के इंडस्ट्री पे हम डिपेंडेंट थे, या कुछ चीज़ों पे के लिए चेन्नई पे डिपेंडेंट थे। लेकिन आज क्या है? आज हमारे अपने कैमरामैन हैं, आज हमारे अपने एडिटर हैं, आज हमारे अपने डायरेक्टर हैं, आज हमारे अपने राइटर हैं, हमारे स्टूडियोज हैं, और नया जनरेशन आ रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुल गए जहां लोग तैयार हो रहे हैं। यही तो जर्नी है कि जब आप जरूरत पड़ी तो लोग सीखने लगे, अब आने लगे, नए लोग आ रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब सिर्फ एक ही तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं, अब अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। उसके यानी जो एक इंडस्ट्री को फलना फूलना चाहिए, और आपको एज भी देखना पड़ेगा कि कोई बच्चा किस एज में बड़ा होता है। हिंदी सिनेमा की क्या एज है, बंगाली सिनेमा की क्या एज है, तमिल या तेलुगु सिनेमा की क्या एज है, और छत्तीसगढ़ी सिनेमा की क्या एज है। अगर आप 1965 और 71 की 2 फिल्मों को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा बनते 26 साल हुए हैं। तो इन 26 सालों में कहां खड़े हुए हैं, ये देखने की बात है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां तक पहुंचे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि आप कहां से चल रहे हैं। बहुत सही बात। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने जितनी लंबी जर्नी की है और जितनी दूरी में चली, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहां तक पहुंची अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा थी, है और रहेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचाने में, चाहे उसको नेशनल अवार्ड मिलने की बात हो या उसके एक आर्टिस्ट को पद्मश्री मिलने की बात हो, ये सारी चीजें अचीवमेंट्स हैं। सर मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि आप पद्मश्री हैं। जब हम पद्मश्री की बात करते हैं सर, डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो हमको कल्चरल लेजिटिमेसी मिलती है इस तरह के नेशनल अवार्ड से, वो ज़रूरी भी है क्या, या फिर दिस इज़ जस्ट एक शॉल की तरह? नहीं, देखिए, आप किसी भी फील्ड में काम करिए, आप जब काम करते हैं और अगर आपको आपका देश देख रहा है, पहचान रहा है और रिकॉग्नाइज कर रहा है और आपकी पीठ थपथपा रहा है, तो निश्चित रूप से आप और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सही बात है। ऐसा ही है। लेकिन कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार मंजिल नहीं होता है जी, वो एक पड़ाव होता है। आप जीवन में काम करते हैं और कोई मैं तो उस तरह का नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। भारत सरकार ने इस लायक समझा कि मुझे सम्मान दिया, उसके लिए आजीवन आभारी रहूँगा। लेकिन इसके बाद मेरा काम खत्म नहीं हो जाता और काम करना होता है। फिर मैं आगे काम करने लग गया हूँ, वो मेरे जीवन का एक पड़ाव है। फिर मैं आगे बढ़ गया। और लोग ऐसा कहते हैं कि मंजिल होती है, टारगेट होता है, ये अचीव करते हैं। वो सिर्फ एक आपके जीवन का पड़ाव होता है और फिर वो आप जीवन के अंतिम सांस तक एक सफर में होते हैं और आपके जीवन में अलग अलग पड़ाव आते रहते हैं। अगर आप किसी पड़ाव में रुक गए तो फिर आपका जीवन तो समाप्त हो चुका है। तो ये इन सारी चीज़ों को मैं बस इस तरह से देखता हूँ कि ये पड़ाव है, फिर आपको और आगे जाना है। फिर आप जैसे होते हैं ना, हम लोग एवरेस्ट पे जाते हैं तो बेस कैंप पहले आता है। मनुष्य जीवन निर्जर के समान होता है। हाँ, आपको चलते रहना पड़ेगा। सही बात सर। मगर इस राह पे आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए आप अकेले नहीं चल रहे, ये भी बहुत हमारे लिए प्राइड की बात है। जब हम तीजन देवी जी की बात करते हैं, तीजन बाई जी की बात करते हैं, हम
तो उनने एक बहुत ही अलग माध्यम चुना। हम अगर भूलन द मेज की बात करें, उनने बिल्कुल अलग माध्यम चुना। आप खुद को यहाँ कैसे पाते हैं और इन माध्यमों के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मेरा जो काम है मैं उसको बस कितनी ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तीजन दीदी ने पंडवानी को एक यानी अलग ऊंचाइयाँ दी और उसका नतीजा है कि उनको पद्म भूषण तक सम्मान मिला। और जो भूलन द मेज की बात है, मनोज वर्मा जी, हम लोगों ने फिल्म की थी मिस्टर टेटकू राम साथ में की थी, फिर उन्होंने 1-2 फिल्में और बनाई, फिर उन्होंने भूलन द मेज बनाई, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला उनकी फिल्म को। तो वो आप अपना काम करते हैं और उसको एप्रिसिएशन मिलता है। तो आप हर कोई काम एप्रिसिएशन के लिए करता है, किसी को अलग तरह का मिलता है, किसी को अलग तरह का। तो मैं ये समझता हूँ कि सब लोग किसी अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं इसलिए अवार्ड मिलता है। बहुत सही बात है, क्योंकि अगर हम तीजन दीदी की भी बात करें, इंटरनेशनल अवार्ड्स, कितने डॉक्टरेट हैं उनको, रीजनल अवार्ड्स, वो पूरे स्टेज को एक तंबूरा पे उठा रही थी। तंबूरे पे। और ऐसी आर्टिस्ट थी जो ऐसा कहते हैं कि मंच के नियम में कि आप पब्लिक की तरफ, ऑडियंस की तरफ आप पीठ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो गदा बनाती थी अपने तंबूरे को और जब पीठ करती थी तो उस पोज को भी पब्लिक एंजॉय करती थी। कि वो ऐसा कहते हैं कि मंच की ओर पीठ नहीं करते, पीठ करके भी ऐसा पोज बनाती थी कि पब्लिक उसको भी एंजॉय करती। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक दैट वाज नॉट द ओनली अनयूजुअल थिंग दैट शी डिड। अगर हम कपालिक की भी बात करें तो औरतें जनरली हम कपालिक में देखते नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ा तीव्र रूप है, हाँ, थोड़ा वीर रस है उसमें। भाई देखिए, अगर आप वेदमती में जो जोश है वो जब आप खड़े होकर परफॉर्म करते हैं कपालिक में तो वो बढ़ जाता है, उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। तो वो असर तीजन दीदी के परफॉर्मेंस में था। सर, अभी हम सोच रहे हैं कि तीजन दीदी की परफॉर्मेंस, मतलब मैंने भी देखी है और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी जी। और वो पूरे समा को बांधती थी। पर मुझे एक चीज़ फिर भी पूछनी है कि जब हम आपकी पिक्चरों की बात कर रहे हैं तो आपकी भी फीमेल कॉलिग्स थी सर, जागृति जी हैं, जैन जी। तो जब आप माया जैसे शब्द की बात करते हैं, आपने अभी डिस्क्राइब किया, तो ये विमेन एजेंसी के थ्रू भी आता था या फिर सिर्फ आपके कैरेक्टर की लॉन्गिंग के थ्रू आता था? नहीं, देखिए स्टोरी कहाँ लेकर जा रही है। अब जागृति की अगर आप छैया भूया में बात करें तो उसमें 2 थे, सुधा भी थी, मेरे 2 भाइयों की कहानी थी। तो दोनों कैरेक्टर एकदम अलग अलग थे, हम दोनों भाइयों का कैरेक्टर भी अलग अलग था, लेकिन उनमें भी क्या क्या चेंजेस आए, वो तो कहानी कहने के लिए किस किरदार को कैसे रखना है। अभी जैसे मैंने सुहाग की, तो सुहाग में वो लड़की का किरदार बहुत शानदार था और मेरा किरदार ऐसा था कि मैं यानी कहीं भी अगर जरा सा हिलता तो ग्रे या ब्लैक हो जाता मेरा कैरेक्टर हीरो से। तो वो बारीकी रहती, वो कहानी कहने में हम लोगों ने देखा है कि वो कहानी क्या मांग रही है, तो वैसे आर्टिस्ट और वो किरदार। बहुत सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनी हमारे यहाँ और वो बहुत सक्सेसफुल भी रही हैं। तो हम लोगों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि फिल्म अच्छी बने, एक ऐसा विषय जिससे लोग जुड़ सकें, चाहे वो महिलाओं पे केंद्रित हो, समाज पे केंद्रित हो, पुरुषों पे केंद्रित हो, किसी इशू को लेकर बात हो, लेकिन उससे लोग जुड़ सकें और हम अपनी बात कह सकें। एक प्रयास हमारा और होता है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, तो हम आपको उस फिल्म में एंटरटेन करें, फुल्ली एंटरटेन करें, आपको उस फिल्म को देखने में मज़ा आए और जब आप घर जाएं तो आपके मन में, आपके पॉकेट में एक मैसेज भी हम डाल दें कि आप जब जाएं तो हाँ, इस फिल्म में ये बात अच्छी थी। तो वो मैसेज अगर प्रभावित करे समाज को तो ये हमारे लिए विन विन वाली स्थिति होती है कि पिक्चर तो हिट हुई लेकिन साथ में हमने मैसेज भी कन्वे किया। सर, अगर मैं जागृति जी के किरदार के बारे में बात करूं और आपने अभी सुहाग पिक्चर का नाम लिया, अगर मैं उसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहानियां भी बदली हैं तब से अब तक? बिल्कुल बदली हैं, बिल्कुल बदली हैं। देखिए, सिनेमा एक कन्विक्शन के साथ एक डायरेक्टर बनाता है अपनी बात को कहने के लिए। अगर जुरासिक पार्क में वो मच्छर जो गोंद में चिपक गया था इतने सालों तक, उसका ब्लड जिंदा रहा, अगर उसने शुरू में कन्विंस नहीं किया होता तो वो फिल्म टिक नहीं पाती। तो आपको जब अपनी फिल्म को, अपने विषय को रखना है और समय के हिसाब से रखना है। हम इस समय भी पीरियड फिल्म बनाते हैं लेकिन जस्टिफाई करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पीरियड फिल्म बनती है? हाँ, पीरियड फिल्में भी बनी है। तो
जब आप अपनी फिल्म को बना रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसको कितना सक्सेसफुली पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। कि मैं आज से पता चला कि मैं 70s की सब्जेक्ट पे कोई फिल्म बना रहा हूं तो मुझे वो चीज़ दिखानी पड़ेगी और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो ज़्यादातर फिल्में बनती हैं वो जो समाज में अभी चल रहा है, तत्काल में जो चल रहा है उस पर फिल्में ज़्यादा बनती हैं। उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। आप देखिए कई देवे संदेश का सब्जेक्ट जो था वो था छुआछूत पर था, सामाजिक समानता पर था, तो वो विषय उस समय था रिलीवेंट। आज वो विषय उतना रिलीवेंट नहीं लगता है। आज समाज काफी ओपन हो गया है, अब वो स्थिति नहीं है, वो भेदभाव की भावना अब समाज में उतनी दिखाई नहीं देती जितनी 1965 में दिखाई देती थी। तो अब वो फिल्म अगर आज हम बनाएंगे तो फिल्म सही तरह से चल नहीं पाएगी। आज हम फिल्म बनाते हैं तो अभी के विषयों के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अभी जैसे हमने सुहाग में बनाया तो आजकल ब्रेकअप बहुत होते हैं, तलाक आम बात हो गई है, लोग लिव इन में रहते हैं। तो जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो शादी की जो वैल्यू है, जो एक रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है, उस पे हमने बेस करके बनाया कि भाई शादी बस यूं ही नहीं है, शादी बहुत कुछ होता है। तो उस पे हमने किया तो वो चीज़ रिलेवेंट लगी लोगों को, वो बात अच्छी लगी, लोगों ने एक्सेप्ट किया। मया में हमने शराब को एक समस्या के रूप में दिखाया था, पार्टीशन को एक चीज़ दिखाई थी, एजुकेशन सिस्टम पे मोर छैयां भुइयां थी। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको हम लेकर चलते हैं और उसको फिर दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को पसंद आती है और लोग रिलेट कर पाते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ दिखाएं जिससे लोग रिलेट ना कर पाए तो फिर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फिल्म चल ही नहीं पाएगी। सर अगर मैं रिलेटेबिलिटी की बात करूँ, मैं अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करूँ, भूलन, गोदान, स्टेट ने खुद ने उसमें पार्टिसिपेट किया इन पिक्चरों को प्रमोट करने में, इवन ये नवाजी गई हैं पुरस्कारों से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, जैसे आपने अभी कहा कुछ टाइम पहले कि ये 3 भागों में बटा हुआ है, रंगों के अनुसार आपने इसके विभाजन की बात करी। जब हम ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा रिलेटेबल है, इवन फ्रॉम अ मार्केट लॉजिक, डू यू थिंक कि हम सैंड पेपर लेके उसको पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एस्केप दे रहे हैं हम लोगों को? देखिए, ज़्यादातर फिल्में छत्तीसगढ़ में जो है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में बनती हैं और इंडस्ट्री जिसे कहते हैं वो उसी एरिया में है। सरगुजा में चूंकि थिएटर्स कम है, बस्तर में थिएटर्स पहले से बढ़े हैं, तो अब वो विषय आना शुरू हो गए। अब बस्तर में भी एक फिल्म बनी, बस्तर में भी 2-3 हल्बी फिल्में बन गई, तो अब लोगों को यह समझ में आ रहा है हम अपनी बात यहाँ के भी लोकल डायलेक्ट में भी बोल सकते हैं। सरगुजा में भी ऐसे ही हाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सरगुजा और बस्तर की बातों को छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ज़्यादा लाया जा सकता है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किए, बहुत सारी चीज़ें लाए भी हैं, लेकिन और मुझे लगता है बहुत स्कोप बाकी है जो अभी सिनेमा में सरगुजा और बस्तर की बहुत सारी खूबसूरत बातें जो है, स्टोरीज़ हैं या वहाँ के कल्चर को यहाँ दिखाने की जो बात है, वो भी काफ़ी स्कोप है। आप कुछ बताएंगे, आप कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इस बारे में थोड़ी और बात होनी चाहिए? जैसे बस्तर में आप जाएंगे तो बस्तर में तो मैं किस चीज़ की बात करूं, ऐसा लगता है वहाँ इतनी सुंदरता है, इतने छोटी छोटी सी चीज़ों में रीति रिवाज रस्में हैं। वहाँ भगवान के भी कचहरी लगती है, सब भगवान आते। भंगाराम का जब हमारा मेला होता है तो उसमें सारे गांव के देवता देवी आते हैं और जो देवी देवता अपने गांव का ख्याल नहीं रख पाते हैं उनको पनिश किया जाता है। एक मैं जो छोटी सी बात बता रहा हूँ, और उन सारे देवी देवताओं का वहाँ पर आगमन होता है और बहुत बढ़िया रिचुअल होता है। ये सीखने वाली बात है। हमारे यहाँ घोटुल की परंपरा है कि वो इतनी एडवांस परंपरा है, उसको लोगों को बारीकी से जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ के शादी की रस्में हैं कि कैसे शादी की रस्में होती है। हमारे यहाँ अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग तरह से शादियाँ होती हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। इन सब बातों को जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं,
बहुत सारी हमारे यहाँ मितान की परंपरा है, हमारे गंगा जल भोजली ऐसा सब मानने की परंपरा। इन सब चीज़ों को जब आप दिखाएंगे तो इसकी अलग सुंदरता है। यही तो अपनापन है जो हम अपने रीजनल सिनेमा में ढूंढते हैं, वो यही सब कंटेंट होते हैं। तो कभी कभी अलग अलग चीज़ों को जब आप पोर्ट्रे करते हो तो अलग अलग फिल्मों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, जब हमारे पास आपने बोला कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा पहले डिपेंडेंट था, कभी उड़ीसा पे डिपेंडेंट था तो कभी किसी और राज्य पे डिपेंडेंट था, अभी हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लग रहा है, हमारे पास कहानी है, हम धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, फिर भी क्या रोक रहा है, फिर भी ये हो क्यों नहीं रहा, मैं ये देख क्यों नहीं रही स्क्रीन पे? देखिए, वो होता है नंबर्स। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या है, कितने परसेंट छत्तीसगढ़िया लोग बाहर हैं, कितने लोग देखने आ पाते हैं, तो एक्चुअली वो हमारी बोली, हमारी भाषा को बोलने वाले लोग कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। अगर आप देखें तो हमारी फिल्म नागपुर बहुत अच्छी चलती है, जम्मू में भी चलती है, टाटानगर में भी चलती है, जम्मू में भी चलती है, हाँ खरियार रोड में भी चलती है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ चलती है। हमारी फिल्म यूएस में भी रिलीज किए थे। कौन सी? सबसे पहली फिल्म थी मार डारे मयामा। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि वहाँ उतने लोग नहीं आ सकते कि हमारा वो पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन अभी अभी एक ये प्रयोग शुरू हो गया है कि हमारी फिल्मों को यूनिवर्सल अपील की फिल्म बनाई जाए। लाइक आप भूलन की बात कर रहे थे, भूलन एक प्रयोग हुआ, वो तो एकदम गांव की स्टोरी है वो, सही बात। हाँ, पुरानी चीज़ों को लेकर वो फिल्म बनी है। तो अब वो प्रयास हो रहा है, अब सिनेमा का स्वरूप बदला है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरी दुनिया में। अब साउथ इंडियन सिनेमा नहीं है, अब वो यूनिवर्सल सिनेमा हो गया है। तो अब छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी इस मार्केट के खुलने का, अब आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। आप ओटीटी की बात कर रहे थे, आप यूट्यूब की बात कर रहे थे, अगर हम कंतारा की बात करें तो बनी किस लैंग्वेज में थी और हिट कहाँ हुई? तो अब ये जो बैरियर है लैंग्वेज का, अब ये बैरियर टूट रहा है और निश्चित रूप से ऐसी कोई छत्तीसगढ़ी फिल्में आएंगी जो इन सारे बैरियर्स को तोड़ के पूरी दुनिया में छा जाएगी। काफ़ी होपफुल लगता है ये मुझे। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अगले 25 साल की आप बात करें तो मोर छाया भैया से हमने शुरुआत करी थी, कहाँ लगता है कि किस तरफ जाएगा ये सिनेमा? बिकॉज वन क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर इस, जब हम कहीं देवी संदेश की बात करते हैं, हाँ पॉलिटिकल थी, पर अगर मैं बात करूँ कहीं देवी संदेश की, घर द्वार की, वो आयरॉनिकली जहाँ रिलीज हुई थी वो आपका अपना कस्बा है जी। तो आपके घर में भी बातें होती होंगी शायद इन पिक्चरों की? हाँ, होती है बातें। मैं तो नहीं देख पाया था बचपन में, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ये फिल्में रिलीज हो गई थी और इत्तेफाक से ये फिल्म जब थिएटर में रिलीज हुई थी तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाई थी, कमर्शियली ये फिल्में सक्सेसफुल नहीं थी। पहली सफल फिल्म थी मोर छइया भुइयां, जहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ जी। तो इन फिल्मों को देखने का पहले मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन बाद में जब उपलब्ध हुआ तो इन फिल्मों को हम लोगों ने देखा। गाने ज़रूर सुनते थे क्योंकि इन फिल्मों के गाने बहुत हिट थे जी, रफ़ी साहब ने आवाज़ जी। और आप एक जो बात कह रही थी, आने वाले 25 सालों में फिल्म इंडस्ट्री कहाँ होगी, तो मुझे लगता है आने वाले 25 सालों में कोई इंडिविजुअल फिल्म इंडस्ट्री बचेगी नहीं, पूरी दुनिया एक फिल्म इंडस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, जो अच्छी फिल्में अच्छे विषयों पे बनाएंगी और ये भाषा, ये सब टाइटल्स, ये सब बातें ख़त्म हो जाएंगी। जो अच्छी फिल्म होगी वो दुनिया के किसी कोने में बने, पूरी दुनिया उसे देखेगी। तो इस लाइट में आप, जैसे आप लेजिस्लेचर में भी हैं, हम काफ़ी बार 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है ये फ्रैगमेंटेशन है और ये मैटर नहीं करता, और एक फिल्म इंडस्ट्री जो कि आप एक ऑलमोस्ट एज अ फिल्म एनालिस्ट आई वुड से एक उटोपियन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सपनों की दुनिया है ये? सपनों की दुनिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप मुझे ये बताइए, आज से 20 साल पहले हम कितनी अमेरिकन फिल्में देखते थे, कितनी ब्रिटिश फिल्में देखते थे, कितनी स्पेनिश फिल्में देखते थे, कितनी इटालियन फिल्में देखते थे, कितनी मैक्सिकन फिल्में देखते थे, कितनी जापानीज फिल्में देखते थे, कितना के ड्रामा देखते थे। आज क्यों देख पाते हैं? अब आपके पास मीडियम है, आपके पास सुविधा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो जब हम उनकी चीज़ें देख सकते हैं तो वो हमारी चीज़ें कैसे नहीं देख सकते? जब आप हैदराबाद में रह के, मध्य प्रदेश में जन्म लेके
आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बारे में इतना जानती हैं तो दुनिया क्यों नहीं जान सकती? तो मैं इस बात को बिलीव करता हूँ, इस बात पे कि अगर अच्छी फिल्म आपने बनाई है तो वो पूरी दुनिया देखेगी। हमारे बहुत सारे गाने ऐसे हैं, अभी एक हमारा गाना, छत्तीसगढ़ का गाना पूरी दुनिया में धूम मचा दिया, मया 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 हो गे मया, ये गाना पूरी दुनिया ने रील बनाया, देश विदेश में बना। तो इन बातों के लिए अब मोहताज नहीं है चीज़ें कहीं पहुंचने के लिए। अगर आपने अच्छी चीज़ बनाई है, लोगों के दिल को छूने वाली चीज़ है, तो उसको सफलता मिलेगी और पूरी दुनिया में मिलेगी। इसमें मुझे लगता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा करीब होती है लोगों के, वो है कॉमेडी कहीं ना कहीं। बहुत लोगों को जोड़ती है वो। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो गम्मत एक ऐसी कॉमेडी की कला है जिसमें हम सोशल मैसेज डाल के देते। जी, ये आपने कैसे किया? आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया है आपके सिनेमा में? हाँ, सिनेमा में मैंने किया था। एक फिल्म थी मेरी हीरो नंबर 1। अच्छा। तो उसमें मैंने एक पार्ट किया था इसका, उसमें मैं गम्मत करने वाला रहता हूँ, कलाकार, छोटा सा गांव का। आपने रोल ही किया था। अच्छा, रोल किया था मैंने। और ये कितना अलग है बाकी जो हम कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं नेशनल स्केल पे, और अगर मैं गम्मत की बात करूं, डू यू थिंक बाकी लोग भी सोशल मैसेजिंग विद कॉमेडी में यहाँ तक पहुँच गए, या फिर हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा थोड़ा आगे? देखिए, दुनिया गोल है, यही भूगोल है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो कौन सा है? कपिल शर्मा का शो। उसमें मर्द औरत बन के आते हैं, और पहले क्या बनते थे लोग? नौटंकी में, गम्मत में, सब में। सही बात। ये वही है, एंटरटेनमेंट जो है ना घूमते रहता है। क्या महिला कलाकारों की कमी है? लेकिन वो एक असर पैदा करना, वो एक कॉमेडी अलग तरह से क्रिएट करना, इसलिए मेल आर्टिस्ट जो फीमेल बन के आते हैं और बड़े बड़े रेनाउंड आर्टिस्ट आते हैं। बस वही बात है कि आप गम्मत की बात करिए, नौटंकी की बात करिए, लौंडा नाच की बात करिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो घूम फिर के वो साइकिल चलते रहती है, बस स्वरूप बदलता है। बेल बॉटम आता है, फिर नैरो पैंट आता है, फिर बैगी आता है, फिर से वो लूज पैंट आ जाता है जी। तो वो चीज़ें कलाकार एंटरटेनमेंट जो है ना ढूंढते रहता है। आप देखेंगे बीच में एक डिस्को का समय आया, फिर रैप आया, फिर हिप हॉप आ गया, फिर आप क्लासिकल की तरफ चले जाते, बेरे ढोलना सुनने लगते हैं आप, है ना। तो ये बदलते रहता है और उसका थोड़ा थोड़ा स्वरूप बदलता है और लोग स्वीकार करते रहते हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करें, बदलाव की बात करें, आपका जो म्यूजिक लेवल है उसका नाम आरूग द अनटच्ड है। नहीं, म्यूजिक लेवल का नाम आरूग है, मेरे बैंड का नाम आरूग द अनटच्ड है। अच्छा, ये कंफ्यूजन है यूट्यूब पे। जी। तो अनटच्ड और आरूग अलग काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए, आरूग जो वर्ड है वो छत्तीसगढ़ी वर्ड है। अच्छा। आरूग का मतलब होता है पाक, पवित्र, अनछुआ, नया, ताजा, फ्रेश। जी। तो मैं आरूग इसलिए, जैसे भगवान में जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो आरूग जल होता है, लेकिन अगर हमने पानी पी लिया तो फिर वो आरूग नहीं रहा। तो वो उससे है। तो मेरा जो मूल जो भाव था वो ये था कि छत्तीसगढ़ का म्यूजिक अनटच्ड म्यूजिक है, इसलिए आरूग द अनटच्ड, ताकि लोगों को समझ में आए, इसलिए उस बैंड का नाम था। पर हम रीमिक्स म्यूजिक की भी बात करते हैं। हाँ, तो वो अनटच्ड नहीं, लेकिन आरूग बैंड में नहीं होता है ऐसा। अच्छा। आरूग में हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका सबसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट उसमें बेंजो है। अच्छा। बाकी सब हम पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही वो शो करते हैं और पुराने गाने गाते हैं। फोक इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका भाव, जिस तरीके से वो साउंड करते हैं, वो भी बदलता है। तो उसको हम प्रिजर्व कैसे करते हैं? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है। जहां आप एक ऑक्टोपैड या एक कीबोर्ड से कई प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हैं, वहीं पे आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप ले जा पाएंगे, कितना कैरी कर पाएंगे, उससे वो असर पैदा करना। लेकिन जो असल होता है ना, उसके अंदर एक अपील भी अलग तरह की होती है। जब हम ऐसी जगहों पे गए जहां इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने परफॉर्म किया, तो लोगों ने बोला कि ये डिफरेंट साउंड है, साउंड ही अलग है और उसका एक अपना अलग असर होता है।
भले उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ ना हो, बहुत किक ना हो, लेकिन उसका असर एक अलग होता है। जैसे आप कुछ भी देख लीजिए, एक सिर्फ तानपुरा, ओरिजिनल तानपुरा आप बजा दीजिए, उससे जो एम्बियंस बनता है, जो ओरिजिनल सितार बजने से बनता है, उसको कोई कैसे ले सकता है। वैसे ही हमारे यहाँ दफड़ा, गुदुम, टिमकी, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, उसका अपना अलग आनंद है। जैसे आपने मोर छैया भैया से आपने शुरुआत करी, उस टाइम तो डिस्ट्रीब्यूटर मिलना भी मुश्किल था जी। आज की डेट में पहली डिजिटल फिल्म जब आपने करी तो फिर से वही आपकी सची जंज की जोड़ी ने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अभी आप आरूख की बात कर रहे हैं मुझसे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रांजिशन की बात करते हैं, आपने बोला कि फोक म्यूजिक का जो ओरिजिनलिटी है, जो उसका भाव है, वहीं प्रिजर्व हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आर्काइवल के लिए ज़रूरी भी होता है ना। हाँ बिल्कुल होता है। आर्काइवल के लिए ज़रूरी कि आप चीज़ों को, मैंने कहा ना कि पुरानी चीज़ों से धूल हटाकर उसको साफ सुथरा करके फिर से प्रस्तुत करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ का म्यूज़िक ऐसा है, कमाल है, अद्भुत है। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक गीत है, हर समय संगीत है, संगीत हर समय है आपके साथ। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उस समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे बात करेंगे, दोनों को अपनी अपनी बात कहनी, अपने अपने दिल की बात कहनी, तो कैसे कहेंगे, इसने बोल दिया फिर वो जवाब भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ के संगीत में सुनने को मिलेंगी और लगभग हर फोक में कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से सुनने को मिलती है। सर आपने इतनी सारी जनजातियों की बात करी, ट्राइबल्स की बात करी, मुझे एक बड़ी रोमांचक बात ये लगती है, इन सबको आप अपना आदमी लगते हैं, ये कैसे होता है? देखिए क्या होता है, वो अपना मानने से होता है कि आप जब उनको अपनेपन के साथ जब आप उनसे मिलते हैं। मैं तो एक, हमारे यहाँ भुंजिया ट्राइब्स होते हैं गरियाबंद के पास, तो उनका जो किचन होता है उसे लाल बंगला कहते हैं। लाल बंगला? हाँ। क्यों? उनके किचन के साथ उनके ऐसी फीलिंग जुड़ी है कि अगर कोई भी बाहरी आदमी उस किचन को अगर टच भी कर देगा तो उस किचन को आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं? फिर नया किचन बनाते हैं और उसको लाल रंग से पुताई करते हैं। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक से एक बात है। और अपना मानने वाली बात यह है कि मैंने कभी स्क्रीन पे ये ट्राई भी नहीं किया कि मैं उनको स्टार हीरो इस तरह से लगूं। हमेशा मेरा प्रयास यही रहा कि जब स्क्रीन पे मैं आऊं तो हर कोई अपने आप को रिलेट कर सके, वो मेरा फोकस हमेशा रहा। ये टेक्निकली कैसे ट्रांसलेट होता होगा? जैसे अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप स्टेज पे अनुज नाइट्स कर रहे हैं या आप गा रहे हैं, तो उसमें ही अपना आदमी वाला इमेज कैसे आता होगा? और जो आप बाकी जनता को देखते हैं, बाकी कलाकारों को देखते हैं, वो क्या मिस कर जाते हैं कि ये नहीं आ पाता? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है, जो मेरा तरीका है कि जब मैं शो करने जाता हूं तो मैं इस बात को सोच के ही नहीं जाता कि शो करने मैं जा रहा हूं। जब मैं स्टेज पे जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि शो हम सब मिल के कर रहे हैं, आज मजा सबको लेना है। यानी आप बस मजा नहीं लोगे, मैं भी लूंगा। और इसमें हम सब शामिल हैं कि अगर मैं गाऊंगा तो आपको भी गाना पड़ेगा, अगर मैं डांस करूंगा तो आपको भी डांस करना पड़ेगा। यानी ये इवेंट हम सबका है। अगर आपके अंदर ये भाव है तो फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर आप उनमें से एक हैं और जैसे ही आप ऑडियंस को ये बताते हैं आप लोग अलग हैं, मैं अलग हूं और मैं परफॉर्म करने आया हूं और आपको सुनना पड़ेगा, तो फिर आप कैसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ सकते। तो आप जब तक उनमें से एक नहीं होंगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। और मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि मैं जब भी परफॉर्म करूं तो मैं उनमें से एक हूं, उनके साथ हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा, जब आपने स्टेज की जो ऊंचाई होती और जहां हमारी पूरी जनता खड़ी होती है, अनुज नाइट्स की आप बात कर लें, किसी की बात कर लें, सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा क्या था कि आपको लगा कि ये तो बिना इस जनता के मैं कर ही नहीं सकता था, ये हमने साथ में मिलकर ही किया? देखिए, एक बार हुआ मेरे साथ, मैं 2014 में मैंने सोचा कि अब मैं अनुज नाइट नहीं करूंगा, आखिरी शो करूंगा। इसके बाद फिर मैं सिर्फ आरूख बैंड का शो करूंगा। तो हमारे जितने छत्तीसगढ़ के जितने अच्छे हैंड्स थे, जो जितने अच्छे म्यूजिशियंस थे, सबको उस दिन मैंने बुलाया था। मैं बोला आज बहुत अच्छा शो करेंगे, इसके बाद फिर मैं शो नहीं करूंगा, ऐसा मेरे मन में था। You had already given a farewell speech? नहीं, गाना पूरा शो करने वाला था। हाँ। तो मेरे मन में था कि अब मैं सिर्फ आरूख करूंगा। उस दिन पूरा बैंड तैयार हुआ, पूरा बैलेंसिंग हुई और सारा कुछ रेडी हुआ। हम शो करने जाने वाले थे। मेरा साउंड इंजीनियर आया और मेरे से बोला, भैया मिक्सर उड़ गया।
उड़ गया। मिक्सर ही उड़ गया पूरा, जो साउंड जिसमें मिक्स हुआ था हमारा साउंड ही बाहर नहीं जा सकता था, और हम इतनी दूर थे जहां से मिक्सर आ नहीं सकता था, इतने लेट हो चुके थे कि मिक्सर फिट नहीं हो सकता था। और ये आपके अकॉर्डिंग आखिरी परफॉर्मेंस होगी? मैं सोचा था आखिरी परफॉर्मेंस ही होगा। बड़ा हार्ट ब्रेकिंग। फिर मैं बोला अब करें क्या, मैं बोला अब क्या इलाज है, तो बोले भैया सिर्फ एक रास्ता है कि वो 8 चैनल का डीजे वालों का मिक्सर आता है, बाजू के गांव में एक डीजे वाला है, उसका मिक्सर आ सकता है, जो इतना बड़ा मिक्सर यूज कर रहा है, इतना बड़ा मिक्सर यूज कर रहा है, इससे भी बड़ा मिक्सर यूज कर रहा है, उसको इतना बड़ा मिक्सर मिला 8 चैनल का। मैं बोला भाई ला करना तो है प्रोग्राम। हमने जितने हैंड से सबको, किसी को एक माइक में 2 लोग बजा रहे हैं, ऐसी हालत थी, जिसमें मैं गा रहा हूं उसी में लोग कोरस कर रहे हैं, उसी में एंकर भी बोल रहा है। अब क्या करें, शो तो करना था, भीड़ बहुत थी। तो वो शो हमने किया, शो हिट रहा। ये कहाँ का किस्सा है? ये है फिंगेश्वर का। अच्छा। फिंगेश्वर एक गांव है वहां का। तो शो हिट रहा। बाद में जनता बोली प्रोग्राम अच्छा था, आज साउंड वाला गड़बड़ कर दिया। तो लोगों की फीलिंग जो है ना, आपको लेके नहीं बदली, चीजों को लेके बदली है जी। तो मुझे ऐसा लगता था वो बहुत टफ था मेरे लिए, और लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अप्रिशिएट भी किया कि साउंड जैसा भी था, लेकिन हमने वो शो किया। इसमें ये भी है कि जैसे आपने फिंगेश्वर की बात करी, रायपुर की जनता और फिंगेश्वर की जनता अलग होती है या फिर एक सी है? देखिए छत्तीसगढ़ में हर जगह की जनता अलग होती है। मैं चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में घुमा हूँ छत्तीसगढ़ के। अच्छा। तो सब जगह के लोगों का मिजाज जानता हूँ, तो वहां के हिसाब से प्रोग्राम करता हूँ। सबसे जो पार्टिसिपेटिव जनता है वो किस साइड की होती है? ये देखिए जांजगीर चांपा, ये जो हमारा जिला बिलासपुर संभाग जो है, वो बहुत मजा आता है वहाँ शो करने में, बहुत मजा आता है वहाँ। अगर मैं जैसे अभी तो मैं बात कर रही हूँ, जब आप पूरी जनता के साथ मिलकर आप बात कर रहे हैं, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये कैसे ट्रांसलेट होता है? अगर मैं बात करूँ किसी अबूझमाड़ जैसी जगह की, तो वहाँ कैसे ये हो पाता है? वैसा ही रहता है या फिर थोड़ा आपको संजीदगी से काम करना पड़ता है? क्या फ़र्क आता है? वहाँ जोर से ताली नहीं बजाएंगे, बहुत तेज रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रोग्राम पूरी रात देखेंगे। वहाँ के लोग बोला जाए एक्सप्रेसिव नहीं है वो लोग, लेकिन खुश होते हैं, वो लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके एंजॉय करने का तरीका शालीन है, उनका एग्रेशन नहीं दिखेगा, लेकिन उनको भी चीज़ें अच्छी लगती है, वो भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनके अप्रिशिएट करने का तरीका अलग है, थोड़े से शाय, लेकिन वो भी उतने इन्वॉल्व होते हैं। आपको जब छत्तीसगढ़ी जनता की इतनी समझ है और आपने फिर भी एक अपना आदमी की इमेज बनाई हुई है, आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे ही इंसान है? देखिए मुझे लगता है बी रियल, आप जैसे हैं वैसे रहिए। आप अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, कोई आपकी अच्छी हैबिट हो सकती है, कोई बुरी हैबिट हो सकती है, और इंसान हर रोज अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, यही लाइफ है। मुझे लगता है अगर मुझ में कोई खामी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को मैं धीरे धीरे दूर करूँ, उन चीज़ों को ठीक करूँ, और मैं रियल रहना ही पसंद करता हूँ, फेक रहने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहिए। मैं जब बिलजा की बात करूं तो हम छत्तीसगढ़ी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गाते भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, आप इस लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये अंडर रिप्रेजेंटेड है, ये गलत कहानी है, काफ़ी है, या फिर आप खुद भी एक्टिव मेजर्स लेते हैं इस डायलेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए? किसके लिए? छत्तीसगढ़ी के लिए? हाँ। देखिए छत्तीसगढ़ी कोई भी लैंग्वेज की जो जर्नी है, वो जितना उसको यूज़ किया जाएगा उतना ही वो लैंग्वेज, वो बोली संपन्न होती जाएगी, और ये बहुत लंबी जर्नी होती है। आप जैसे जापान चाइना की तरफ चले जाइए, आज तक उनकी लिपि बहुत डेवलप नहीं हो पाई, आज भी वो जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो सिंबल बनाते हैं, जबकि देवनागरी हमारी लिपि बहुत संपन्न है। चाहे हम द्रविड़ लिपियों को ले लें तो हमारी लिपि तो बहुत संपन्न है, हमारी भाषा भी बहुत संपन्न है, हमारा व्याकरण भी बहुत संपन्न है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी धीरे 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 डेवलप होते जा रही है और बेहतर होते जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है जितने ज़्यादा लोग इस भाषा का प्रयोग करेंगे, जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे, जितना अच्छा म्यूज़िक बनेगा, जितनी अच्छी फिल्में बनेगी, जितना अच्छा साहित्य, जितना अच्छा लिटरेचर, जितना अच्छा व्याकरण बनेगा, वैसे वैसे ये लैंग्वेज आगे बढ़ते जाएगा। इसमें कम्युनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी बिल्कुल।
हर घर में हर इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपनी दिनचर्या में कैसे कर रहे हैं, आप उस चीज़ को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, हर आदमी का बड़ा रोल है। आप खुद एज एन ऑडियंस क्या स्टेप्स लेते हैं सर इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए? मैं छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। अच्छा। जैसे भाई आज मैं आपसे छत्तीसगढ़ी में बात नहीं कर सकता क्योंकि आपका मीडियम ही नहीं है छत्तीसगढ़ी, और अगर मैं बोलूंगा तो ये इंटरव्यू का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बात नॉन छत्तीसगढ़िया लोगों तक पहुंचाने की बात है। छत्तीसगढ़ की बात को नॉन छत्तीसगढ़िया लोगों तक पहुंचाने की बात है। शायद इंग्लिश की भी जरूरत पड़े इसके लिए। तो जहां तक संभव होता है मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात करूं जी, और मैं छत्तीसगढ़ी में मैक्सिमम समय बात करता हूं। जहां आवश्यकता होती है वहां हिंदी में या दूसरी भाषाओं का उपयोग करता हूं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात सिनेमा हो, गीत संगीत, में छत्तीसगढ़ी में बात करता हूं। भाई मैं इससे बड़ी बात क्या बोलूं कि मैंने अपने बच्चे का नाम भी छत्तीसगढ़ी में रखा। तो ये किसी को बताने जताने के लिए नहीं है, ये आपको अंदर से कॉल आता है, और जब आपको अंदर से कॉल आता है तो अपने आप सारी चीज़ें होने लगती है और आप करने लगते हैं, और किसी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, और ना आप किसी सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, या आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। और इन कामों को मैं खुशी खुशी करता हूँ। चाहे मेरी शादी का कार्ड हो, मैंने छत्तीसगढ़ी में छपवाया, मेरे घर के गृह प्रवेश का कार्ड हो, मैंने छत्तीसगढ़ी में छपवाया था। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। जब इतने लोग आप पे भरोसा रखते हैं कि आप एक पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसको ऑलमोस्ट एक प्राइड की तरह लेते हैं या फिर आपको जिम्मेदारी लगती है अभी? नहीं, देखिए प्राइड तो है ही। गर्व के साथ जब आप जिम्मेदारी उठाते हैं तो बेहतर कर पाते हैं। मुझे इस बात का गर्व हूँ, मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं देसी हूँ। इस बात का मुझे पूरा गर्व है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जो मेरे कंधों में जितना दम है, जितनी मेरी ताकत है, उसके साथ मैं काम करता हूँ, और मैं काम करना सहर्ष स्वीकार भी करता हूँ। पर फिर भी जब हम काम एक्चुअली ऑन ग्राउंड करते हैं वो काफी मजेदार होता होगा आपके लिए, क्योंकि उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता ना। बिना मजे के कौन सा काम होता है? नहीं, बिल्कुल, जो आप काम कर रहे हैं उसको मन लगा के काम करिए, उसमें आनंद लीजिए। ये जरूरी नहीं कि हर काम में आपको सफलता मिले, हो सकता है असफलता भी मिले, लेकिन अगर आप सफल हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कहीं असफल भी हो रहे हैं तो आप घबराइए मत, फिर से कोशिश करिए। विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद है, जब आप अपने अंतिम प्रयास में असफल हो जाए उसके बाद एक प्रयास और करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वो रात थी अनुज नाइट्स वाली, जब आपने बोला ये मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है, तब क्या हुआ फिर? क्योंकि अभी भी बंद नहीं हुआ ना। फिर मुझे लगा कि भगवान नहीं चाहते कि मैं इस शो को बंद करूं, इसलिए उन्होंने मिक्सर उड़ा दिया। फिर मैंने अनुज नाइट को कंटिन्यू रखा। भगवान नहीं चाहते इसीलिए मिक्सर उड़ा दिया? हाँ, क्योंकि अच्छा से नहीं होने दिया वो प्रोग्राम उन्होंने। तो अब आप और करो, नहीं तो फिर और करो। अच्छी एंडिंग नहीं है ना। हाँ, ये अच्छी एंडिंग नहीं थी, तो उन्होंने नहीं चाहा कि भाई तुम इस तरह से तुम बंद नहीं कर सकते, तुमको और करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो शो बंद नहीं किया, फिर मैं कंटिन्यू करता रहा, आज तक करता हूँ। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी है, आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जब आप बात करते हैं, ये सबसे छोटा सिनेमा है शायद। बहुत छोटी, देखिए मेरी जानकारी में तो सबसे छोटी फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, तो इसमें सब आपस में रिलेटेड होंगे, सब लोग, सब एक दूसरे को जानते होंगे, एवरीबडी। तो सबसे मजेदार किस्सा आप क्या कहेंगे कि ऑन सेट आपने किसी, जैसे अनुज नाइट्स में आपने अभी बताया कि बिना वो साउंड वाले इंसान की मदद के पॉसिबल ही नहीं हो पाता, अपना मिक्सर उड़ गया था। ऐसे आपने देखा कभी कि फिल्म के सेट पे क्रू में आपने बहुत तगड़ी कैमरेटरी देखी हो? हाँ, हम लोग देखते हैं, कई बार ऐसा होता है, कोई शूटिंग में आफत आ गई, कोई कुछ। अब हम एक गाना शूट करने चले गए मनाली चले गए, और हमने लोकेशन देखा। मैं उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी था। जो मेरे कोरियोग्राफर थे निशांत, बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल काम किया। तो हम लोकेशन देखने जाते थे, दोपहर में बारिश हो जाती थी, तो मुझे चिंता से बोला कि भैया हम लोग यहाँ आए हैं, दोपहर में बारिश हो जाती है, शूट कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैं बोला तू चिंता मत कर, कम से कम हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे मुझे पता है। बात ही हुई और हम रात में सो गए। दूसरे दिन हमारा क्रू आने वाला था, रात में क्रू आया। सुबह 5 बजे मुझे आके उठाए, उठो उठो बाहर निकलो। हमने देखा कि जो स्नोफॉल हो रहा है, हमारा रेस्ट हाउस जहाँ हम रुके हैं वो एकदम खूबसूरत बन चुका है और स्नोफॉल हो रहा है। हमने पूरा गाना वहीं कर दिया, और ये सबसे खूबसूरत गाना आज तक का। पूरे दिन स्नोफॉल हुआ और बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो जब आप अच्छी नीयत के साथ, और हम लोगों के पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे स्नोफॉल के लायक,
जिसके पास जो जूते थे जैसे थे वैसी बर्फ में वैसी कर रहे हैं हम लोग काम, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम किए, लेकिन सबके मन में वो जज्बा था कि इस काम को हमको अच्छे से करना है। एक बार एक लोकेशन था नग्गर का, नग्गर कैसल, बहुत फेमस लोकेशन है, उसका रेंट हमने पूछा तो महंगा था। हम बोले लोकेशन तो ये चाहिए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, हम कैसे शूट करेंगे। तो मैं गया वहाँ के इंचार्ज के पास, मैं बोला साहब आप क्या, बोले दिन का इतना पैसा लगता है। मैं बोला ठीक है सर, 1 घंटे का कितना लगेगा। तो बोले उसको 1 घंटे में बांट दो, वो हम अफोर्ड कर सकते थे। मैंने पूरे क्रू से बोला कोई रिहर्सल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब तैयार, 1 घंटे में हमको जितने शॉट लेने प्लान कर लो, लेंगे और निकल जाएंगे। हम 2,500 रुपए दिए और 1 घंटे में सारे शॉट्स लेके आ गए। कब की बात है ये? 2010। तब उस लोकेशन का That included the location cost. यस, नहीं 2,500 रुपए में लोकेशन का कॉस्ट। हाँ। उस समय वो लोकेशन आता था आई थिंक 25-30 हजार 40 हजार का था। अच्छा। लोकेशन था 6-8 घंटे का। हमने उसको 2,500 रुपए में उस 1 घंटा हमने किया, फिर 2 शॉट बचे। मैं गया सर हमारा 2 शॉट बचा, अगर आप बोले तो ले लो यार, बोला उन्होंने, तो 2 शॉट एडिशनल मिला हमें। तो पूरा क्रू एक साथ हो गया, सारे लोगों ने रिहर्सल कर ली, सब तैयारी पूरी, वहां जाके कोई टाइम पास नहीं करेगा, कट टू कट ये शॉट लगाएंगे, ये लाइट लगाएंगे, सब लोग रेडी थे, पूरा क्रू फटाफट काम किया और हमने काम कर लिया। और उस गाने में वही रिचनेस है, उस लोकेशन को पूरा हमने एक्सपोज कर लिया। सर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्रू आपस में काम कर रहा है और कम्युनिटी भी आपस में लगी हुई है कि ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारा प्राइड है, इसको बढ़ना चाहिए। हाँ, ये मुझे लगता है मोर छैया भैया के टाइम से चल रहा होगा शायद। उस समय तो बाहर की यूनिट थी। अच्छा। लेकिन अब जो यहाँ की यूनिट है वो इस तरह से काम करती है कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं, अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं क्रू की बात ना करूँ, जनता की बात करूँ, आपने कभी कुछ ऐसा देखा कि किसी आदमी ने इतने ध्यान से देखी हो पिक्चर, उसने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया हो कि आप खुद सोच रहे हो कि यार ये तो मैंने नहीं देखा यार? बहुत सारे लोग हैं ऐसा देखते हैं, बताते हैं उस पिक्चर में ऐसा हुआ था, आपको पता है उस समय ऐसा किए थे ना, वो ब्लू वाला शर्ट पहने थे ना, ऐसा लोग बताते हैं जो हमको याद नहीं होता। कई बार बारीक बारीक सी चीज़ों को जो हम करते हैं उनको लोग रजिस्टर करते हैं, बहुत कई बार होता है, कई बार अप्रिशिएशन मिलता है। जब आप स्पेसिफिकली जब आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए काम करते हैं, व्हाट मेक्स यू गो, आई मीन व्हाट इज दैट वन थिंग या फिर यू नो समथिंग दैट एक्चुअली टाइज यू टू दिस कि यार मुझे यही करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए ही करना है। आपको पता है जब घर में परिवार में एक बच्चा आता है या एक माँ होती है जो प्रसव पीड़ा से गुजरती है, उस बच्चे को कंसीव करती है 9 महीने 10 महीने तक, फिर बच्चा इस दुनिया में आता है, उसको उस माँ अपने मरते दम तक उस बच्चे को बच्चे की तरह ही रखती है। वाई? क्योंकि उसके प्रति उसका अलग प्यार होता है, अलग लगाव होता है, अलग ममता होती है। बस वैसे ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा से मेरा संबंध है, समझ लीजिए। क्योंकि मैंने उस पेन को देखा है, उस इंडस्ट्री को पैदा होते देखा है, उसको बढ़ते देखा है, तो मेरा प्यार तो उसके लिए कभी कम हो ही नहीं सकता। सर अभी आप शायद 50 के होने वाले सर? जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी बिल्कुल। सर आपकी आधी जिंदगी छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बिल्ड करने में निकल गई। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा और छत्तीसगढ़ राज्य जी एक साथ बने थे। जी। ये जब दोनों एक साथ बिल्ड हो रहा था, आज की डेट में जब 25 साल हो चुके हैं, अभी साहित्यिक महोत्सव हुआ था, वहाँ पे हमारी बात हुई थी कि रेड कॉरिडोर टू रेड कारपेट के बारे में बात हुई थी। सर आपने परफॉर्म किया था वहाँ पे? एक उसमें मैं था डिस्कशन में, एक पैनल में भी था, उस सिनेमा पे ही बात हुई थी, तो उसमें मैं बात करने गया था। अभी जब आप पैनल में बैठते हैं फ्रॉम द फाउंडिंग डे ऑफ छत्तीसगढ़ टू नाउ, जी, आपको अब क्या लगता है कि क्या चेंज आ चुका है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन और क्या चेंज अभी आना बाकी है? देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तेजी से बढ़ा, छत्तीसगढ़ के साथ 3 राज्य बने थे एक साथ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप अगर कंपेयर करेंगे तो जिस तेजी से छत्तीसगढ़ डेवलप हुआ, जिस तेजी से छत्तीसगढ़ ग्रो किया, उस तेजी के मुकाबले ये दोनों राज्य आपको थोड़े से बराबरी पर नहीं दिखाई देंगे। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का नज़रिया है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसमें वहाँ के लोग, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी, वहाँ का कण कण शामिल है, अगर छत्तीसगढ़ इतना आगे गया है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भी और सफ़र बाकी है, हम लोगों को यहीं नहीं रुक जाना है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ अगर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर को लेकर बात हो, चाहे एजुकेशन को लेकर बात हो, हेल्थ को लेकर बात हो, इन सारे पैरामीटर्स में अगर छत्तीसगढ़ तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके पीछे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का योगदान है, वहाँ के पॉलिटिशियन का, वहाँ के जनता का, वहाँ के ऑफिसर्स का, वहाँ के हर किसी का। आप जब भी कह रहे हैं तो जब मैं चाइल्ड उसकी एडवोकेसी की बात करूं, सेलिब्रिटी एडवोकेसी की जब मैं बात करूं, तो उसमें एक फैक्ट ये भी है सर कि कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी एडवोकेसी के बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ा है इशू थोड़ा सा, ऑन रिकॉर्ड। तो आपको क्या लगता है सेलिब्रिटी एडवोकेसी एक्चुअली हेल्पफुल होती है क्या? बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि एक एक्चुअल मैसेज है जो आप चाहते हैं सोसाइटी तक पहुँचे, एक इंडस्ट्री है पूरी जो आगे बढ़े, एक पूरा समाज है जो आगे बढ़े, सेलिब्रिटी एडवोकेसी वो एक्चुअली कर पाता है क्या? एडवोकेसी क्या है? आपकी बातों को मजबूती से रखना, एडवोकेसी इसी को कहते हैं। आप ये सोचिए अगर ना रखें तो और क्या होता। हमारा काम है मैसेज को जनता तक पहुंचाना, और उसमें मैंने कितनी ईमानदारी से काम की, कहाँ तक मैसेज पहुंचा पाया, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा काम यही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अवेयरनेस लाना, हमारा काम है इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना। और डेफिनेटली ये काम करने में मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है और करता रहूँगा। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसे रातों रात ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी लंबे समय से पैदा हुई है। तो डेफिनेटली एनआरसी आज पहले से ज़्यादा खुल गए हैं, जहाँ कुपोषित बच्चों को रख के उनको पोषण स्तर तक लाते हैं, उसके बाद उनको नॉर्मल करने के बाद भेजते हैं। पहले कितने एनआरसी थे, आज कितने एनआरसी हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमने एक एनआरसी खोला है। तो नंबर ऑफ एनआरसी बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अब आंगनबाड़ी की बहनें हमारी काम कर पा रही। पहले बस्तर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते थे। अवेयरनेस कहाँ से पहुँचेगा? लोगों ने टीवी नहीं देखा था। तो अब वो सारी चीज़ें भी, नक्सलवाद का भी खात्मा हो गया, तो अब वो सारी चीज़ें और पहुँचेंगी तो वो परसेंटेज धीरे धीरे अपने आप डाउन होने लगेगा। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है सर कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, एक अभिनेता भी हैं, और गायक भी हैं, और स्टेज परफॉर्मर भी हैं जी। अब इसमें ये एक चीज़ ये होती होगी कि आपने यहाँ से कुछ लेसन लिया, यूड प्रॉब्ली सिट विद योर टीम एंड वी लाइक यार ये इशू चल रहा है यार, इस पर कुछ बनाते हैं यार। ये बातें हम लोग जब लाइव हम लोग कंसर्ट में रहते हैं, या फिर जैसे यहाँ हैं आपके साथ बैठे हैं, जो भी मीडियम, जो भी फोरम मिलता है, तो उस समय हम लोगों को जो उचित लगता है उन बातों को हम लोग ज़रूर जिक्र करते हैं, ताकि लोगों तक पहुँचे ये बात। और ये बात हम लोग बार बार करते हैं। और अब तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसमें मॉनिटरिंग भी मैं करता हूँ कि हमारे यहाँ क्या पोजीशन है, कितने बच्चे कुपोषण स्तर से बाहर आए। एक ही नहीं, सभी विभागों का। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक बैठक की थी अपने यहाँ, अपने विधानसभा की, लगभग 3.5-4 घंटे तक सारे विभागों की हमने समीक्षा की कि किस विभाग में क्या क्या स्टेटस है, कैसे कैसे काम हो रहा है। फिर हम 1-2 महीने में फिर स्टेटस लेंगे, तो उससे कामों में तेज़ी आती है, थोड़ी मजबूती आती है। तो वो प्रयास तो हमारा चलते रहता है। सर आपने इतना कुछ आपने बात करी, और आपने छत्तीसगढ़ी के बारे में ये भी बताया, आपने अपनी बेटी का नाम छत्तीसगढ़ी में रखा। सर आपने ओथ कौन सी भाषा में ली थी? छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी में ओथ ली थी जी। आप क्या महसूस कर रहे थे जब आप जनप्रतिनिधि की ओथ ले रहे थे छत्तीसगढ़ी में? जिस इंडस्ट्री को आपने जन्म लेते हुए देखा, जो पूरी, जब उस वक्त जब एक राज्य और एक सिनेमा इंडस्ट्री बन रही थी, तो उस वक्त एक पूरी मैं कहूँगी एक एनर्जी थी पूरे माहौल में, एक तरीके से पुनर्जन्म हो रहा था छत्तीसगढ़ का। तो जब आप छत्तीसगढ़ी में जनप्रतिनिधि की तरह शपथ लेते हैं, तो वो आपको कैसा महसूस कराता है? क्या वो आपका रिश्ता आपकी भाषा से, आपके सिनेमा से और गहरा भी कर रहा है? बिल्कुल, 100%। देखिए, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा जिसके पिता का देहांत 9th क्लास में हो गया हो, वो अगर यहाँ तक पहुँचा है तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का असीम प्यार और आशीर्वाद है, और उनके इतने एहसान हैं जिसे मैं इस जीवन में नहीं छूट सकता। मुझे ऐसा लगा कि एक कलाकार के तौर पर मैं जो काम नहीं कर पा रहा था, उस दायरे को बढ़ा के एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूं।
इसलिए उस दायरे को बढ़ाने के लिए राजनीति में आया और यही मेरा मुख्य उद्देश्य भी था कि मैं जो काम कर सकता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करूँ और उस जनता के लिए करूँ जिनका एहसान है मुझ पर। ये मूल भाव था। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, प्यार है, जो मैं कभी छत्तीसगढ़ छोड़ के नहीं गया इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद, क्योंकि मुझे यहीं रहना था, मुझे यहीं अच्छा लगता था। तो ये तो सब कुछ अपना अपना सा है और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना प्रदेश, अपने लोग, उनके लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे जीवन में कि अगर मैं कुछ भी बेहतर कर पाऊँ अपने प्रदेश के लिए, अपनी भाषा के लिए। और जब मैं राजनीति में आया था तो मैंने एक लाइन कही थी, मैं राजनीति में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए आया हूँ। सिनेमा में भी आपने सेम लाइन कही थी या ये दोनों चीज़ें फंडामेंटली अलग हैं? नहीं, सिनेमा में मैंने ये लाइन नहीं बोली थी क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ। सिनेमा में जब मैं आया था तो सिनेमा एक अलग मीडियम है और सिनेमा से कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारा म्यूज़िक, हमारे रिचुअल्स, हमारी परंपराएं, ये सारी चीज़ें आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बना। छत्तीसगढ़ियों की बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बना, दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम बना। और आज हम हैदराबाद में बैठ के छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात कर रहे हैं, ये उसी का तो पुण्य प्रताप है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि हम जिस कल्चर की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोक का जी और फैमिली इंस्टीट्यूशंस का। और यही कल्चर जो है कई बारी फादर्स को इमोशनल डेट में ट्रैप करता है या फिर औरतों को फैमिली स्ट्रक्चर्स में ट्रैप करता है। आपने जब 25 साल की जर्नी देखी, क्या आपने इस भाव को बदलता हुआ देखा पारिवारिक इंस्टीट्यूशंस में? और क्या ये सिनेमा में दिखा पाए हम? बिल्कुल, सिनेमा समय के हिसाब से चल रहा है। वो सारे विचार जो समाज में व्याप्त हैं वो दिखेगा और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर जनता कैसे उससे कनेक्ट करेगी? वो कनेक्शन ज़रूरी है और कनेक्शन तभी होगा जो समाज में चल रहा है वो दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं सिनेमा का काम ये भी है कि हम कहीं ट्रिगर भी कर पाएं। बिल्कुल, करते भी हैं जहाँ हमें लगता है वहाँ पे बिल्कुल करते हैं। कौन सी ऐसी पिक्चर थी जिसमें आपने काम किया हो कि आपको लगा कि यार इससे एक सोशल चेंज है जो कि लोग आपस में बात करने लगे हैं कि अब मैं ये करूँगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप झन भूलो माँ बाप ला देखिए जी। माँ बाप को नहीं छोड़ने की बात है कि बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनके पास सफलता तो होती है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जीवन में सफलता अलग चीज़ है, संपत्ति अलग चीज़ है, प्रसिद्धि अलग चीज़ है, पावर अलग चीज़ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समृद्धि। जब आपके पास स्वास्थ्य हो, आपका परिवार हो, आपका करियर हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास सम्मान हो, आपके पास जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती तो अब आप समृद्ध होते हैं। आप किसी करियर में सफल हैं और आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब आप समृद्ध नहीं हैं, आप सिर्फ सफल हैं। जीवन में समृद्धि ज़रूरी है, सफलता, पैसा या कोई और एक चीज़ नहीं। आपका स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका करियर है। आपका परिवार भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका सम्मान है। ये जब सारी की सारी चीज़ें मिलती तब आप समृद्ध होते हैं। अदरवाइज़ किसी आप एक या दो चीज़ को अचीव करके अपने आप को सफल समझते हो तो आपका भ्रम है। आपको समृद्ध होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को समृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए, सफलता या बाकी अलग अलग बातों के लिए कम। समृद्ध हम कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी कम्युनिटी से भी बनते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, उसमें शिक्षा भी है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती है, आपके पास जब संतुलित तरीके से ये चीज़ें होती तब आप समृद्ध होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूँ, उस इंसान को भी समृद्ध कहीं ना कहीं उसके आसपास की जो कम्युनिटी है वो बनाती है। जी। आप रिसोर्सेज की बात करें जी, आप रिस्पेक्ट की बात करें जी, आप प्रेस्टीज की बात करें, आप किसी भी सामाजिक तत्व की जब आप बात करते हैं तो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ ह्यूमन। जी। तो जब मैं आपकी जर्नी की बात करती हूँ, मोर छैया भैया से अगर मैं शुरू करूँ, आंकड़े एक तरफ है जी। मतलब आठ शोज चल रहे हैं, महीनों तक पिक्चर लगी हुई है। उस जमाने में 24 घंटे लगी है ये पिक्चर। हाँ, लगान और गदर के साथ ये पिक्चर आपकी पिक्चरें रिलीज हुई हैं। हाँ जी। तो ये जब आप देखते हैं तो कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया कि हम एक्चुअली डिस्पाइट ऑफ द जुगाड़,
डिस्पाइट ऑफ दिस कि हमने 2500 में भी अपनी लोकेशन सेटिंग का सब कुछ किया है, हम क्रू में एक दूसरे के साथ वाटर टाइट डिपार्टमेंट्स नहीं रखते, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, तब भी आपको पता हम है यहाँ तक पहुँच गए। जब स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो एनुअल फंक्शन में एक से बढ़कर एक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखने के लिए रुके रहते हैं। और हम लोगों के सिनेमा के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी ने यही किया है कि सारे बड़े बड़े लोगों के बीच उनके बच्चे जो कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए कर रहे थे, उनको वो लोग अप्रिशिएट करने का इंतज़ार करते रहे, उसके लिए वो लोग ज़ोर से ताली बजा रहे थे। ये हमारी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है हमारे सिनेमा के लिए। जब हमको उनकी ज़रूरत थी वो हमारे साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ये आपको माइग्रेंट्स में भी महसूस होता होगा जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा ट्रैवल करता होगा? हाँ, बहुत। नागपुर में हमारी फिल्म बहुत अच्छी चलती है जी, खरियार रोड में हमारी फिल्म अच्छी चलती है, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ हमारी फिल्में चलती हैं। आपको क्या लगता है मोर छाया भुइयां को चलाने के लिए उस टिकट लाइन ने या आसपास की जनता ने कितना सहयोग दिया? मतलब उनने अपना अपना रोल कैसे प्ले किया कि हम एक्चुअली उस बच्चे को एनुअल डे फंक्शन में देख भी पाए? उसमें यह कि लोगों का, मैंने बोला ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनापन। और जब आपको अपनापन मिलता है ना, तो फिर अपने आप उससे लगाव हो जाता है। और वो बात थी हमारी फिल्मों में, और वो बात है हमारी फिल्मों में, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, जिससे लोगों को लगाव हो जाता है, क्योंकि अपनापन होता है, अपना संगीत होता है, हमारा खान पान होता है, हमारे जैसे रहने वाले लोग, हमारे जैसे बोलने वाले लोग, हमारे रीति रिवाजों को मानने वाले लोग होते हैं, तो अपने आप उनसे प्रेम हो जाता है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिए एक रील पे साइन करें। आपको सेकंड सीट पे आके कैसा लगा? आपको जब आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में आप बात कर रहे हैं, हैदराबाद में बैठ के, NTR जी के, मोहनलाल जी की गलियों में बैठ के आप जब ये बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक रील पे मुझे कुछ लिख के दें जो ये बता पाए हमें कि आप कैसा महसूस करते हैं इस वक्त। हाँ, लिव लाइफ। बहुत प्यारा। थैंक यू।